हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेटिना नर्सिंग एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के कुछ एमसीक्यूज लेकर आए हैं। जो एमसीक्यूज आपके हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो व्यापम हो, सीएचओ हो, नोरसेट हो, जहाँ पे भी एना फिजियो के एमसीक्यूज कंसिडर होते हैं, वो सारे एमसीक्यूज हम इन क्लास में बेसिकली कवर करके आए। जितने एमसीक्यूज हमारे पास अवेलेबल है उन एमसीक्यूज को हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बात कर लेते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एमसीक्यूज की। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर हार्ट और वेसल्स को कंसिडर कर रहे हैं। इसके अंदर हमने ब्लड को कंसिडर नहीं किया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट से सब जने पढ़ेंगे। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दें। देन आंसर देने के बाद उसको आप मैच करें आगे की वीडियो को रिज्यूम करके कि क्या आपका आंसर सही था या नहीं था। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो सबसे पहला है, द हार्ट साउंड लब इज हियर ड्यू टू, द साउंड लब इज हियर ड्यू टू विच ऑफ द मैकेनिज्म, इनमें से कौन से मैकेनिज्म की वजह से वो हार्ट साउंड लब जनरेट होता है। तो उसके हमारे पास चार ऑप्शन है। इस ऑप्शन को यहाँ पे ओपनिंग के बजाय यहाँ पे क्लोजर लिखना था। बाय मिस्टेक यहाँ पे क्लोजर नहीं हो पाए तो इसको आप क्लोजर लिख सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन एक एक ऑप्शन के बारे में देखते हैं। हार्ट साउंड लब कब जनरेट होता है? सबसे पहला ऑप्शन है ओपनिंग ऑफ द आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स। ऑप्शन बी है क्लोजर ऑफ द एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ऑप्शन सी है ओपनिंग ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स और ऑप्शन डी है क्लोजर ऑफ द आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स। ठीक है, ये चारों ऑप्शन है। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म ऐसा है जो लब वाला साउंड है वो जनरेट करता है? ठीक है, लब वाला साउंड जो जनरेट करता है, इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है या कौन से वॉल्व के ओपनिंग या क्लोज होने पे ये लब साउंड जनरेट होता है? सबसे पहला ऑप्शन को हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एलिमिनेट में सबसे पहला है क्लोजर ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्लोजर ऑफ आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स। ठीक है, आपने हार्ट के बारे में देखा ही होगा। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा जनरल सी एना फिजियो बता देता हूँ। सेप्टम है, ठीक है, ये सेप्टम क्या करता है? हार्ट को दो भाग में डिवाइड करता है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, दिस वन इज लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट। ठीक है, लेफ्ट और राइट दो पार्टीशन करता है कौन? सेप्टम। सेप्टम जब पार्टीशन करता है तो इन पार्टीशन के बीच में यहाँ पे दो वॉल्व्स होते हैं। इन दोनों वॉल्व्स को हम क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। क्यों बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर? क्योंकि ये वाला जो चैम्बर है, ऊपर वाले दोनों चैम्बर, ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर क्या कहलाते हैं? एट्रिया। और नीचे वाले जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेंट्रिकल्स। ठीक है, जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच का जो वॉल्व होगा उस वॉल्व को क्या बोलेंगे? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स। तो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, जहाँ दो जगह लिखा हुआ है, तो वो कौन से वॉल्व्स हैं? सेप्टम जब डिवाइड कर लेता है तब अपर चैम्बर यानी एट्रिया और वेंट्रिकल्स को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे वॉल्व होता है जो क्या करता है? बैक फ्लो को जाने से रोकता है। जब भी ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ब्लड बैक फ्लो होके वापस एट्रिया में ना जा पाए, इसलिए ये यहाँ पे आके क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। तो ये वॉल्व क्या करते हैं? यूनिडायरेक्शनल फ्लो कराते हैं। ये आपको समझ में आ गया, ये दोनों एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स हैं। इसके बाद आयोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व। कौन कौन सा? आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व। यहाँ राइट वेंट्रिकल के यहाँ से हमारा क्या? पल्मोनरी ट्रंक निकलता है। इस पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, यहाँ पे एक सेमिल्यूनर वॉल होता है। उस सेमिल्यूनर वॉल को क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वॉल। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ से जब आयोटा निकलता है तो आयोटा की जस्ट यहाँ पे भी एक सेमिल्यूनर वॉल होता है। टोटल दो सेमिल्यूनर वॉल हमारे कार्डियक सिस्टम में या फिर हार्ट सिस्टम के हार्ट सर्कुलेशन में होते हैं। ये जो सेमिल्यूनर वॉल्व है वो सेमिल्यूनर वॉल्व कौन से हैं? आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, तो यहाँ से हमको हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि वॉल्व्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं? यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करते हैं। यानी जब भी ब्लड किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होगा तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अगर बैक फ्लो आ रहा है तो उस बैक फ्लो को रोकेंगे। ठीक है,
तो उस बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम कौन करता है? वॉल्व्स करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के वॉल्व्स होते हैं, एक होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स, ठीक है, और दूसरे कौन से होते हैं? सेमील्यूनर वॉल्व्स। कौन से होते हैं? सेमील्यूनर वॉल्व्स, ठीक है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर के अंदर वॉल्व फिर से आ जाते हैं दो, एक होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? बाइकस्पिड वॉल्व, और सेकंड होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। जनरल सा एक एग्जांपल बता देता हूं। कस्पिड, कस्प का मतलब होता है फ्लैप, कस्प का मतलब क्या होता है? फ्लैप। फ्लैप जैसे स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके के फ्लैप के स्ट्रक्चर होते हैं जो दोनों चेंबर्स के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। जब भी फ्लो आएगा तो उसको जाने को अलाउ करेंगे, जैसे ही बैक फ्लो आएगा, ये फ्लो आया तो अलाउ किया उसने जाने के लिए, जैसे पीछे से नीचे से बैक फ्लो आया तो ये आके यहाँ पे ऐसे फ्लैप बना लेंगे। जहाँ पे भी दो फ्लैप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, और जहाँ पे तीन फ्लैप हैं उस वॉल्व को क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों वॉल्व कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सपोज हमने हार्ट के बारे में यहाँ पे देख लिया, ठीक है, सेप्टम है, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जो आपके लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट जो होता है इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। और जो हमारे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व कौन सा है? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व है, जिसके अंदर कस्प होते हैं। कस्प का मतलब हो गया फ्लैप, और ये फ्लैप जहाँ पे भी दो फ्लैप है इसका मतलब क्या? ये बाइकस्पिड वॉल्व है। जहाँ पे तीन फ्लैप है इसका मतलब क्या? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ट्राइकस्पिड होता है वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के यहाँ पे प्रेजेंट होता है। बाइकस्पिड होता है वहाँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर का मतलब होता है एक लूनर एक्लिप्स जो बनता है उसका आधा, यानी जब इस तरीके का कप लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके के, तो उसको क्या बोलते हैं? लूनर, ठीक है। जब ये कंप्लीट लूनर बनाता है, जब इसको आधा काट ले, यानी एक टेनिस बॉल को आधा काट लो तो जो आधी टेनिस बॉल बचती है उसको क्या बोलेंगे? सेमी लूनर, ठीक है। तो इस तरीके के दो फ्लैप्स होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोवाइड करते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एक तो यहाँ पे पल्मोनिक वॉल्व होता है, एक वॉल्व यहाँ पे जो कि राइट एट्रियम से जो पल्मोनरी ट्रंक निकलता है, ठीक है, उस पल्मोनरी ट्रंक के यहाँ पे सेमील्यूनर वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? पल्मोनिक वॉल्व बोलते हैं। और जहाँ पे भी ये लेफ्ट एट्रियम के यहाँ से जो आउटा निकलता है, इस आउटा के यहाँ पे भी दो इस तरीके से फ्लैप होते हैं या सेमील्यूनर वॉल्व्स होते हैं। वो सेमील्यूनर वॉल्व्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करते हैं। वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो जैसे ही जाएगा उसको बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे आउटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है, और यही आउटिक वॉल्व जो होता है वो क्या करता है कि जो भी आउटा से बैक फ्लो आ रहा होता है उसको प्रिवेंट करता है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ से क्लियर हो गए वॉल्व के, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और सेमील्यूनर वॉल्व। तो इस तरीके से ये वॉल्व प्रेजेंट है। अब वापस हम बैक साइड में आते हैं। बैक साइड में आने के बाद ये आपको ये टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आउटिक और पल्मोनरी वॉल्व जो है वो कौन से हैं? सेमील्यूनर वॉल्व है। और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन से हैं? आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व ही हैं, जिसके अंदर बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड दोनों हो सकता है। अब ये जो साउंड जनरेट होता है लब और डब, कौन कौन से साउंड होते हैं? लब एंड डब, लब और डब, ठीक है। लब साउंड जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, ठीक है, लेकिन इसकी पिच हाई होती है। और डब होता है वो इससे स्लाइटली ज़्यादा ड्यूरेशन होता है। ये दोनों साउंड जनरेट होते हैं जब यहाँ से ब्लड फ्लो होता है। फ्लो होने के बाद जैसे ही इन वॉल्स की क्लोजर होती है या वॉल्स क्लोज होते हैं तो उस दौरान ये लब और डब का साउंड निकलता है। तो लब वाला साउंड कब निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। जब भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं जब वो क्लोज हो जाते हैं
तब कौन सा साउंड जनरेट होता है, आपका लब वाला साउंड जनरेट होता है। जबकि डब वाला साउंड कब जनरेट होता है, जब आयोटिक और पल्मोनरी वॉल्व क्लोज होते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। लब और डब जो दो हार्ड साउंड होते हैं, वो दोनों हार्ड साउंड कब और कैसे जनरेट होते हैं। ये आपको एक वॉल्व का ब्रीफ मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। शायद यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमारे हार्ट के कंप्लीट हार्ट और वेसल्स, जो मेन वेसल्स हैं, वहाँ पे जो कनेक्टिंग वॉल्व्स हैं, या फिर हार्ट के अंदर जो आपस में चैम्बर को कनेक्ट करने वाले जो वॉल्व्स हैं, जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो को अलाउ करते हैं, वो कौन कौन से वॉल्व हो गए, एट्रियोवेंट्रिकुलर और सेमिलुनर वॉल्व यहाँ पे हो गए। तो जिसका भी आंसर करेक्ट था उनको बधाई, और जिनका नहीं था वो आज इस क्लास से सीख लें कि अगर लब डब साउंड आता है तो वो लब डब साउंड किस किस से जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एक बार पढ़ लें। ठीक है, आप सब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आई थिंक आपके बार वैसे मैंने पिछले बार बता दिया है उस वॉल्व के बारे में, तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। अनदर नेम ऑफ बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है? मैं बता चुका हूं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में जो वॉल्व होता है इसको क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। और ये बाइकस्पिड वॉल्व होता है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो आप अपना आंसर दे सकते हैं इस स्लाइड के अंदर। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दें। ठीक है, दे दिया। आयोटिक वॉल्व मैंने बता दिया कहाँ कहाँ रहता है। सपोज ये हार्ट है तो लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा, यहीं से आयोटा निकलता है। इन दोनों के बीच में क्या होता है? आयोटिक वॉल्व होता है। ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ होता है? ये दोनों राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, वो बाइकस्पिड वॉल्व है। मिट्रल वॉल्व, ठीक है, जो कि क्या है? और पल्मोनरी वॉल्व कौन सा है? जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में यहाँ प्रेजेंट होता है, वो कौन सा है? पल्मोनरी वॉल्व। तो जो बच गया है मिट्रल वॉल्व, वो किसका दूसरा नाम है? बाइकस्पिड वॉल्व का ही दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो ये आप सबको इसका दूसरा नाम पता लग गया होगा। कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है जो आपको बेनिफिट करेगा कि आपको याद होना चाहिए कि बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम क्या है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, तो किसी ने क्वेश्चन में ये पूछ लिया, बाइकस्पिड वॉल्व नहीं लिख के अगर क्वेश्चन में ही मिट्रल वॉल्व दे दिया है, तो तब हमारे लिए कोई नया कंसेप्ट ना हो या नई जानकारी ना हो, या फिर हमारे लिए ब्लैंक ना हो जाए। तो इसलिए हमारा जानकारी क्या है, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? हमारा मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को क्या बोलते हैं हम? बाइकस्पिड वॉल्व ही बोलते हैं, या फिर बाइकस्पिड का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल वॉल्व। क्लियर? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने कुछ सर्कुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन रखा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिक है ना, फिजियो का है, ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं या फिर इनका आंसर देना चाहते हैं, वो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर मार्क कर लें। ठीक है, देन मैं एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है द आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द हेड एंड नेक। हेड एंड नेक को जो ब्लड सप्लाई देती है, उस आर्टरी का क्या नाम है? ठीक है, तो उसके जानकारी लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये हो गया हमारा हेड, ये नेक। ठीक है, ये थोरैक्स वाला रीजन हो गया। और हार्ट कहाँ पे रहता है हमारा? यहाँ पे मीडिया स्टिनम के यहाँ पे क्या रहता है? हार्ट प्रेजेंट रहता है। तो हार्ट की ऐसी कौन सी वेसल्स है जो यहाँ से निकल के हेड और नेक, ये हेड और ये नेक, इसको सप्लाई करती है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। इसके चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहला है कोरोनरी आर्टरी। क्या है? कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी जस्ट बता देता हूं मैं। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है? वो आर्टरी जो हार्ट को इटसेल्फ प्रोवाइड करती है, यानी ये जो हार्ट से आउटा निकला है,
हार्ट के आउटा को ही, इसी हार्ट के मायोकार्डियम को अगर कोई सप्लाई करेगा तो वो कौन सी है, कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ गया है कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी इसको देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इंटरकोस्टल आर्टरी। ठीक है, इंटरकोस्टल आर्टरी को देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा रिब केज होता है, रिब केज के अंदर जो ये रिब्स होती है, इन रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस बोलते हैं। और ये इंटरकोस्टल स्पेस जो होता है वो हमारे हार्ट जो थोरेसिक आउटा होता है या फिर डिसेंडिंग आउटा का जो थोरेसिक पार्ट है, वहीं से एक ब्रांच निकल के इंटरकोस्टल आर्टरी सप्लाई करती है किसको, इंटरकोस्टल मसल को। और इंटरकोस्टल मसल हमारे ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि जब भी हम ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारा चेस्ट का या फिर हमारे थोरैक्स का जो वॉल्यूम है उसको अप एंड डाउन करने का काम कौन करता है, इंटरकोस्टल मसल करती है। ठीक है, तो ये हो गई इंटरकोस्टल मसल। नेक्स्ट है मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि हमारे इंटेस्टाइन को सप्लाई करता है। यहाँ पे जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, और उन इंटेस्टाइन या फिर एब्डोमिनल जीआई ट्रैक्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी होती है उसको क्या बोलते हैं, मेसेंट्रिक आर्टरी। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन तो ऑप्शन तो हैं इसके गलत। ठीक है, ये तीनों हमारे थोरैक्स से नीचे वाले पोर्शन को ब्लड सप्लाई देने का काम करते हैं। जो कैरोटिड आर्टरी है, ये कैरोटिड आर्टरी है इसका सही आंसर। कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, हमारे हेड एंड नेक को सप्लाई करती है। ब्रीफ बता देता हूं एक बार फिर से इसको एलोबरेट करके। ये होता है हमारा आर्क ऑफ आउटा। ठीक है, ये हार्ट का वेंट्रिकल है, इसको वेंट्रिकल समझना, यहीं से मैं सीधा बता रहा हूं। वेंट्रिकल के यहाँ से क्या निकलता है, आउटा, जिसको ग्रेट वेसल भी बोलते हैं, ग्रेट आर्टरी भी बोलते हैं। ये जो आर्टरी है या ये आउटा है, वो जब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है तब ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग आउटा। क्या बोलते हैं, असेंडिंग आउटा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक कर्व लेता है, कर्व यानी चाप होता है या फिर आर्क बोल सकते हो। ये जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ वाला, उसको बोलते हैं आर्क ऑफ आउटा। ठीक है, और ये आर्क जहाँ पे खत्म होता है उसके नीचे से इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आउटा। उसको क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग आउटा। तो आउटा के बारे में आपने देख ही लिया, मैं आपको बता देता हूँ। आउटा होता है वो मेन आपकी वेसल है, आउटा मेन वेसल है या ग्रेट आर्टरी बोल सकते हैं। यहाँ से फर्स्ट जो निकलती है वो क्या है, असेंडिंग आउटा, जो किस तरफ, असेंडिंग का मतलब ही होता है बढ़ते क्रम में या ऊपर की तरफ, बढ़ते क्रम में। तो ये हार्ट से ब्लड किस तरफ ले जा रहा है, ये हार्ट से ब्लड को ऊपर की तरफ ले जा रहा है, यानी इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर की तरफ, तो इसलिए असेंडिंग आउटा बोल देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ गया आर्क ऑफ आउटा। यहीं पे आके क्या बनाता है, इसका चाप बनता है या आर्क बनता है, इसको क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ आउटा। ठीक है, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, आर्क ऑफ आउटा। और इसी से नीचे जो यहाँ से फिर इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नीचे की तरफ, यानी घटते हुए क्रम में होती है। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में या नीचे की तरफ। तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ जाना या घटते क्रम में। तो ये नीचे की तरफ ब्लड का फ्लो ले जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग आउटा। तो ये तीनों इस तरीके से हमारा ब्लड ग्रेट आर्टरी आउटा से निकल के डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो फर्स्ट हमारे हेड और नेक को जो सप्लाई करती है यहाँ पे, वो सप्लाई करने का काम कौन करता है, कैरोटिड आर्टरी। वो कौन करता है, कैरोटिड आर्टरी। लेकिन यहाँ पे जानने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैरोटिड आर्टरी को, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसको पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम दोबारा बनाते हैं। इस आर्क ऑफ आउटा से 3 ब्रांचेस निकलती है। कौन कौन सी 3 ब्रांचेस निकलती है आर्क ऑफ आउटा में। सबसे पहली जो आर्टरी है वो है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। कौन सी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी फर्स्ट वाली जो ब्रांच है वो कौन सी है, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। इसके बाद ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कौन सी है, कॉमन कैरोटिड
आर्टरी, और ये है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। कौन सी है? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो ये तीनों आर्टरी है वो क्या है, यहां से निकलती है। सबसे पहले कौन सी होगी? ब्रेकियोसेफेलिक कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं, ये क्लेविकल बोन है, उसके जस्ट पीछे से होती हुई है लेफ्ट आर्म को या लेफ्ट लिम्ब को पूरा सप्लाई देती है। तो ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी आगे जाके एक्सिलरी आर्टरी में बनती है, फिर ब्रेकियल आर्टरी, देन रेडियल और अल्नर आर्टरी, इस तरीके से पूरा इसका पूरी उसकी कनेक्टिंग वेसल्स हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो कि जस्ट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, जो कि जुगुलर वेन के साथ यानी पैरेलल और ये नेक वाले हिस्से में आकर इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी दो भागों में डिवाइड हो जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को सप्लाई करती है और इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई करती है। ठीक है, देन अब वो भी कौन से वाले पोर्शन में? सिर्फ लेफ्ट साइड वाला पोर्शन। ये लेफ्ट साइड वाला हेड और नेक है, उसको कौन सप्लाई करेगा? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। देन ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है या ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है, वो आगे जाके फर्दर दो डिवाइडेशन करता है एट द लेवल ऑफ चेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आके ये क्लेविकल के जस्ट यहाँ पे आके यहाँ पे एक और ब्रांच आती है, वो कौन सी है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ये कौन सी ब्रांच है? राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और जो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाती है वो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, ये राइट और ये कौन सी हो गई? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, जो सॉरी ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, फ्लो में उल्टा लिख लिया हमने, एक बार मैं आपको और क्लियर करके बता देता हूँ। ठीक है, यह है हमारा आर्क ऑफ आयोटा। ठीक है, आर्क ऑफ आयोटा से तीन ब्रांच निकलती है। ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये कौन सी है? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी या ट्रंक। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी या ट्रंक। ठीक है, ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी या ट्रंक होती है, फिर फर्दर आगे जाके दो डिवाइडेशन करती है या दो में डिवाइड होती है। ये हो गई राइट सबक्लेवियन आर्टरी और ये हो गई राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो इस तरीके से हमारे पूरे हेड एंड नेक को ब्लड सप्लाई करती है। तो कैरोटिड आर्टरी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। कैरोटिड आर्टरी क्या करती है? इसको सप्लाई करने का, हेड और नेक को कौन सप्लाई करता है? हमारी कैरोटिड आर्टरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैरोटिड आर्टरी। जिसको कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, एक बार दोबारा वीडियो को रिवाइज करके आप देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट इज रिसीव्ड बाय विच ऑर्गन? इसमें से कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट रिसीव किया जाता है? ठीक है, तो सब वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दें, और मुझे पूरा भरोसा है ज़्यादातर लोग जो आंसर देंगे वो ब्रेन देंगे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने अगर आंख बंद करके या फिर ये समझा होगा ब्रेन हमारा सबसे वाइटल ऑर्गन है, तो इसको ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है या इसको सबसे ज़्यादा कार्डियक आउटपुट का रिक्वायरमेंट है, तो ये जिन्होंने भी ब्रेन बोला है वो सारे गलत हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्केलेटल मसल, किडनी और लीवर। ठीक है, स्केलेटल मसल, यहाँ पे क्या है? स्केलेटल मसल सब लोग जानते हैं कि पूरे दिनचर्या में सबसे ज़्यादा हमारे यूज़ में आने वाली कौन सी मसल्स हैं? वो है स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो स्केलेटल मसल को नो डाउट हमको ब्लड रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन इतना नहीं होता है, क्योंकि हम दिन में कई बार रेस्ट भी करते हैं तो ज़्यादा ब्लड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि किडनी होता है हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर करता है, तो वहाँ पे भी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन
सबसे ज़्यादा जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किसको होती है? लीवर को। तो ये करेक्ट आंसर क्या है? लीवर। ठीक है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई लेता है। कारण सीधा सा है कि हमारा लीवर है, उसको डे बाय डे जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं पर डे के, उस मेटाबॉलिज्म में जितने भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, और यहीं पे सारे एल्ब्यूमिन, प्रोटीन वगैरह जो भी सिंथेसाइज होते हैं उनको पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? लीवर। और ये लीवर मस्ट है। ठीक है, तो लीवर के यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई कहाँ होती है? लीवर में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैपिलरीज डू नॉट हैव, कैपिलरीज के पास नहीं होता है क्या? ऑप्शन देखें, सबसे पहला है ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा है ट्यूनिका मीडिया, तीसरा है ट्यूनिका इंटीमा, और दे हैव ऑल 3 लेयर्स। और चौथा ऑप्शन क्या है? दे हैव ऑल 3 लेयर्स। पहले मैं आपको बता देता हूँ ये बात किसकी हो रही है, ये क्या चीज़ है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा क्या चीज़ है? जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनको बताइए, और जो लोग नहीं जानते और उनके लिए बिल्कुल नया है तो उनको मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ये क्या चीज़ है। ठीक है, हमारी ब्लड वेसल होती है, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल। ठीक है, ये ब्लड वेसल होती है, वो ब्लड वेसल की 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती है? 3। ठीक है, 3 लेयर्स होती हैं। ये 3 लेयर्स हो गई, या फिर ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, और ये तीसरी लेयर। ये कौन सी हो गई? तीसरी लेयर। ये तीनों लेयर दिख रही है। सबसे इनसाइड, सबसे इंटरनल जो ये लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटीमा। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटीमा। सेकंड लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसको बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ये 3 टिश्यू की लेयर मिलके क्या बनाती है? एक पूरी ब्लड वेसल को बनाती है। उस ब्लड वेसल में 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी? ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये तीनों जो लेयर्स होती हैं वो लेयर्स मिलके क्या बनाती है? एक पूरी ब्लड की वेसल बनाती है। वेसल्स के अंदर क्या क्या कंसिडर होता है? आर्टरी, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, वेन्स। ठीक है, ये सारी कलेक्टिवली क्या कहलाती है? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर कितने लेयर होती है? 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर कितने लेयर हैं? 3 लेयर। इंटीमा, मीडिया और एक्सटर्ना। नाम एक्सटर्ना से तो आपको सीधा लग रहा होगा कि सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ये फाइब्रस लेयर होती है जो कि क्या करती है? ब्लड वेसल को बाहर से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी आती है? ट्यूनिका मीडिया। ये होती है ट्यूनिका मीडिया, जो व्हाइट कलर का पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका मीडिया। और ये क्या करती है ट्यूनिका मीडिया? इसका मिडल लेयर बनाती है, और ये मिडल लेयर के अंदर स्मूथ मसल्स रहती है, जो कि इसके अंदर जो भी स्लाइटली मूवमेंट होते हैं या फिर इसका ब्लड वेसल का स्पाज्म करने में या फिर इसका डायलेशन करने में कौन हेल्प करता है? ट्यूनिका मीडिया। क्योंकि इसके अंदर स्मूथ मसल है तो इसके जो ल्यूमेन है, ये बीच वाला जो ल्यूमेन है, इस ल्यूमेन को बड़ा करना है या छोटा करना है वो किसके कंट्रोल में होता है? ट्यूनिका मीडिया के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा। सबसे अंदर येलो कलर वाला जो लेयर है वो कौन सी है? ट्यूनिका इंटीमा। और ये ट्यूनिका इंटीमा किससे बनी हुई होती है? एंडोथीलियल लेयर से बनी हुई होती है। एंडोथीलियल टिश्यू की लेयर्स होती है या एंडोथीलियल सेल्स की लेयर होती है, जो क्या करती है? इंटरनली प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जैसे कि ब्लड फ्लो स्मूथली हो सके। तो ये एंडोथीलियल सेल्स की जो लेयर होती है वो क्या करती है? ब्लड फ्लो को स्मूथ कराती है। ठीक है, तो ये तीनों लेयर किसकी हो गई? हमारी ब्लड वेसल्स की। ठीक है, अब हमने ब्लड वेसल्स में क्या क्या कंसिडर किया है? सबसे पहला है आर्टरी, और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्या है? आर्टरी, आर्टेरियोल्स,
कैपिलरीज के बाद आता है आपका वेन्यूल्स, इसके बाद क्या आती हैं, वेन्स। ठीक है, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, आर्टरी क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर की तरफ ले जाती है। ये आर्टरी आगे जाके किस में डिवाइड होती है, इनके जो ब्रांचेस बनती है, ठीक है, वो छोटी ब्रांच में किस में कन्वर्ट होती है, आर्ट्रियोल्स में। और ये आर्ट्रियोल्स के वहाँ पे जाके ये बहुत माइन्यूट छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज क्या करती है, टिश्यू के लेवल पे पहुंचती है और वहाँ पे अपना सारी सप्लाई दे देती है, चाहे वो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है या फिर वेस्ट मेटाबॉलिज्म है, उन सबको लेकर ये फिर कैपिलरीज आगे जाके किस में मिक्स होती है, आपकी वेन्यूल्स में। ये वेन्यूल्स में मिक्स हो गई और वेन्यूल्स आगे जाके सारी वेन्यूल्स मिलके क्या बनाती है, वेंस बनाती है। तो इस तरीके का पूरा नेटवर्क रहता है कि हमारे पूरे ब्लड वेसल्स का पूरी बॉडी में, कि ब्लड हार्ट से निकल के जाता है आर्टरी में, देन आर्टरी से डिस्ट्रीब्यूट होता है आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल्स आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है कैपिलरीज में। कैपिलरीज के लेवल पे क्या होती हैं, सेल्स होती है या टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से जो भी एक्सचेंज करना है, चाहे वो गैस का एक्सचेंज करना हो, न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करना हो, या फिर यहाँ पे वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करना हो, वो कहाँ पे किस लेवल पे होता है, कैपिलरीज के यहाँ पे, जहाँ पे रेस्पिरेशन भी देख सकते हैं आप, इंटरनल रेस्पिरेशन। देन ये कैपिलरीज वहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेकर कहाँ पे आता है, वेन्यूल्स में, और वेन्यूल्स वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है वेंस में, और ये वेंस है वो वापस से पूरे बॉडी का वेंस जितने भी हैं वो ब्लड को लेकर कहाँ पे आ जाती है, राइट साइड ऑफ द हार्ट या राइट हार्ट के अंदर लाकर फिर वही राइट साइड वाला हार्ट है वो उस ब्लड को कहाँ पे पहुँचाता है, लंग्स में, और वहाँ पे जाके ये होता है ऑक्सीजनेटेड। तो यही पूरा मैकेनिज्म होता है हमारे ब्लड वेसल्स का। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, फिर से हम बैक की तरफ चले, कैपिलरीज डू नॉट हैव, कैपिलरीज में क्या नहीं होता है। ठीक है, तो जिन लोगों का ये आंसर है, ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, जिन लोगों का ये आंसर है कि इस वाले कंसेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट बताया, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी का आंसर आया है तो आई एम सॉरी कि आप गलत हैं। ठीक है, कैपिलरीज में क्या होता है, तीनों लेयर्स नहीं होती है। तो कौन कौन सी लेयर होती हैं, जब 3 लेयर नहीं है तो कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो ट्यूनिका इंटीमा प्रेजेंट होती है, ट्यूनिका इंटीमा क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब बारी आ गई ट्यूनिका मीडिया और एक्सटर्ना की। ऑब्वियस बात है, जो नहीं होगी वो बीच में से होने से तो रही, तो ट्यूनिका मीडिया भी प्रेजेंट होती है, तो बची कौन सी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो इसमें क्या पूछा है कि कैपिलरीज में इनमें से क्या नहीं होता है। ठीक है, तो क्या नहीं होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा या इस कंसेप्ट को आपने समझ लिया होगा इसके नेक्स्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारा हमारे तीनों लेयर्स है। इसको और भी ब्रीफ में पढ़ा जा सकता है, लेकिन चूंकि हम क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हैं, पूरी एना फिजियो की क्लास नहीं है, जो कि हम एना फिजियो की पूरी क्लास जो है वो हम बहुत हमारे ऑनलाइन जो कोर्स है उसके अंदर अपलोड करेंगे, वहाँ से आपको पूरा कंसेप्ट बेसिक से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इसी के अंदर हम सारा कवर कर सकें। फिर भी किसी को डाउट हो तो हमारा ऑनलाइन कोर्स को परचेज़ करें, और ऑनलाइन कोर्स बहुत जल्दी आप हमारी ऐप पे देख सकते हैं, रेटिना नर्सिंग एकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पे हमारी ऐप मिल जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वेगस नर्व कैरीज सिग्नल फ्रॉम और टू द हार्ट इज अ टाइप ऑफ। ठीक है, वेगस नर्व जिसको न्यूरो जिनकी अच्छे से क्लियर है वो लोग जानते हैं कि वेगस नर्व होती है वो कौन सी होती है, हमारी एक तरह की क्रेनियल नर्व है। ठीक है, जो क्या करती है, बहुत ही हमारे मेजर ऑर्गन है, जैसे लंग्स है, हार्ट है, इसके बाद जीआई है, वहाँ पे सप्लाई देने का काम करती है। ठीक है, ये बात तो सबको पता है। ठीक है, अब ये वेगस नर्व क्या कौन टाइप के सिग्नल्स को कैरी करती है, कैरीज सिग्नल्स या इम्पल्सेस फ्रॉम और टू द हार्ट। ठीक है, चाहे वो हार्ट से लेकर ब्रेन की तरफ ले जाए या ब्रेन से हार्ट की तरफ सिग्नल लेके आए। ठीक है, यहाँ पे आ गया है क्या, हार्ट।
तो ये किस टाइप का हमारा नर्वस सिस्टम को कैरी करता है, किस तरह का नर्वस सिस्टम को ये कैरी करता है, तो ये कंसेप्ट पूछा गया है इसके अंदर। तो जो भी लोग इसका आंसर देना चाहते हैं पोस्ट करके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि वेगस नर्व क्या कैरी करती है, इंपल्सेस कैरी करती है, चाहे वो हार्ट की तरफ ले जाना हो या हार्ट से लेकर ब्रेन की तरफ ले जाना हो। लेकिन ये सिग्नल्स किस टाइप के सिग्नल्स होते हैं या किस टाइप का नर्वस सिस्टम है, तो उसका आंसर इनमें से आप दीजिए। ठीक है, सबसे पहले डी ऑप्शन को यहाँ से कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, डी ऑप्शन जो बोल रहा है कि इट इज नॉट इन्वॉल्व इन नर्व सप्लाई टू द हार्ट, तो हार्ट के नर्व सप्लाई में ये इन्वॉल्व नहीं है। ये लोग जो भी मानते हैं मतलब वो लोग गलत हैं, तो ये तो सीधा का सीधा एलिमिनेशन हो जाता है। जो लोग बोथ बोल रहे हैं उनके ऊपर मुझे डाउट है और आपको भी थोड़ा सा डाउट होना चाहिए। जो लोग सिंपैथेटिक बोल रहे हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा डाउट है, क्योंकि मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, अब ये तीनों ऑप्शन में से क्या है, बोथ को डाउट में रहना चाहिए। ठीक है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को कैसे आप ये दोनों बता दूंगा तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो हार्ट है, इस हार्ट को ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई होती है, वो दो तरीके से आती है, एक होती है सिंपैथेटिक और एक होती है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होती है वो क्या कैसी सप्लाई है, कार्डियो एक्सिलरेटरी। कैसी है, कार्डियो एक्सिलरेटरी। ठीक है, जो थोरेसिक नर्व लेकर आती है, जो हमारे स्पाइनल नर्व है T2 से लेकर T6, ठीक है, वो कार्डियो एक्सिलरेटरी नर्व है। वो क्या करती है, कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाती है, जैसे इसके हार्ट बीट तेज कराना। ठीक है, ये सारा कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ाने का काम कौन करती है, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब दूसरी जो होती है पैरासिम्पैथेटिक, वो कैसी होती है, कार्डियो इनहिबिटरी। कैसा नेचर होता है, कार्डियो इनहिबिटरी, यानी ये हार्ट की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, हार्ट रेट कम कर देगा। ठीक है, हो सकता है बीपी भी कम कर दे। तो ये कार्डियो इनहिबिटरी का इनहिबिशन का काम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो कार्डियो इनहिबिटरी का काम करता है। अब वेगस नर्व का क्या काम है, क्या वो एक्सीलरेशन कराती है हार्ट एक्टिविटी का या इनहिबिशन कराती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हार्ट की रेट को इनहिबिट करने का काम कौन करता है, आपकी वेगस नर्व। ठीक है, इसका नेचर कैसा होता है, कार्डियो इनहिबिटरी नेचर का होता है। जो बोथ वाले थे वो भी गलत है, जो सिंपैथेटिक वाले थे वो भी गलत है। इसका जो करेक्ट आंसर है, ग्रीन कलर में हम मार्क कर देते हैं, जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्व को अप्लाई करती है, जो क्या करती है, कार्डियो इनहिबिटरी है, यानी कार्डियक एक्टिविटी को कम करती है। आई होप आपको ये क्लास में समझ में आ गया होगा। और डिटेल में और जानकारी लेनी है तो हमारे पास ऑप्शन है कि आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को परचेस कर सकते हैं, रेटिना नर्सिंग एकेडमी, जो कि गूगल के अंदर आपको मिल जाएगा। जस्ट नीचे आपको स्ट्रिप चली हुई है, ठीक है, उसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारी लोकेशन भी मिल जाएगी, भोपाल में हम कहाँ पे हैं, और साथ ही साथ प्ले स्टोर पे हमारी ऐप भी है जहाँ पे हम ऑनलाइन कोर्सेज और ऑनलाइन चीज़ों को डालते रहते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रही है ये क्लास और आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप इसको लाइक शेयर भी करें कि अपने दोस्तों के साथ जो चाह रहा है कि मैं भी पढ़ाई करूं, ठीक है, तो ऐसे दोस्तों को साथ शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब की क्लास हमारी बिल्कुल फ्री है, वो आराम से वो देख सकता है। उसके 4 कंसेप्ट अगर नए होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कई सारे लोग होते हैं वो अपने 1 नंबर या फिर आधे नंबर की वजह से, 1 नंबर गलत करने की वजह से सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होने वाली है क्लास। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारे स्लाइड पे। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच अराइज फ्रॉम आओर्टा। ठीक है, क्या बोल रहा है, फर्स्ट ब्रांच अराइज फ्रॉम आओर्टा। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कौन सी वाली वो आप देख लो, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और नन ऑफ अबोव। तो फटाफट आप अपना स्क्रीन को पॉज करके इसका आंसर दें, क्योंकि इसका हमने थोड़ा सा ब्रीफ पीछे देख रखा है, मतलब इसका भी नाम सुना है, इसका भी नाम सुना है और इसका भी नाम सुना है। तीनों का नाम कहाँ सुना है, हमने इसी क्लास में सुना है। ठीक है, तो इसको आप अगर
थोड़ा सा पॉज करके या फिर रिवाइंड जाके अगर इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो कर दें। 1 मिनट का टाइम है, ठीक है। जो लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं वो देख लें, नहीं किया हो तो यहाँ पे देख ले, मैं आपको सीधा आंसर तक पहुँचाता हूँ, ठीक है। जिन लोगों ने वीडियो देख रखा है या फिर रिवाइज जाकर वीडियो देखा है और उसमें से कोई आंसर दे रहा है, ठीक है, तो अपना आंसर मार्क कर दे, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। जिन लोगों ने लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी लिख रखा है वो है गलत, ठीक है, वो क्या है, रॉन्ग, ठीक है। जिन्होंने कॉमन कैरोटिड आर्टरी सेलेक्ट कर रखा है वो क्या है, रॉन्ग। जिन्होंने ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी जो सेलेक्ट कर रखा है वो भी है क्या, रॉन्ग, ठीक है। और जो चौथे हैं जिन्होंने नन ऑफ अबोव या जिनको पता ही नहीं है इन तीनों आर्टरी के नाम और उन्होंने तुक्का मार के नन ऑफ अबोव लिख रखा है या इसको सेलेक्ट किया है, मतलब वो हैं सही। कैसे हैं सही? अभी लोग पूछेंगे कि सर थोड़ी देर पहले तो आपने बताया था कि 3 जो आर्क ऑफ आयोटा से ब्रांच निकलती है वो कौन कौन सी है, लेफ्ट सबक्लेवियन, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक। इसका नाम हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। हम इसको स्लाइड को दोबारा बता देते हैं, कहाँ पे बताया था हमने, फिर से यहाँ पे। राइट सबक्लेवियन आर्टरी जो किसकी ब्रांच है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की, जहाँ से 2 ब्रांच निकलती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके बाद सेकंड जो आती है वो कौन सी है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और इसके बाद लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। ये तीनों के नाम देखे हुए, इसके अकॉर्डिंग अगर जिसने आंसर दिया है वो लोग गलत हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके नेक्स्ट इसके अंदर देखा था आयोटा है, उस आयोटा के अंदर 3 आयोटा होते हैं, असेंडिंग आयोटा, आर्क ऑफ आयोटा और डिसेंडिंग आयोटा। और जो हमने ये ब्रांचेस बता रखी है, सॉरी, ये जो ब्रांचेस बता रखी है, ये ब्रांचेस किसकी बता रखी है हमने, सिर्फ आर्क ऑफ आयोटा की, नॉट कंप्लीट आयोटा। तो फिर से हम उस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन जहाँ पे स्टार्ट किया था वहाँ पे हम दोबारा पहुँचते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी किया है वो गलत है। कारण क्या है, क्योंकि ये ब्रांच फर्स्ट ब्रांच है, लेकिन किसकी है, आर्क ऑफ आयोटा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा होता आर्क ऑफ आयोटा, तो आप लोगों ने जिन्होंने सी आंसर करेक्ट कर रखा है वो बिल्कुल सही होते, 100% सही होते, कोई मार्क्स आपके नहीं काट सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आयोटा। तो आयोटा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल के यहाँ से निकलता है आयोटा, और ये आयोटा के जस्ट यहाँ पे 2 ब्रांच, एक पेयर ऑफ ब्रांच निकलती है जिसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी। और ये कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। वो किसको सप्लाई करती है, हार्ट को ही। लेफ्ट एंड राइट कॉमन कोरोनरी आर्टरी होती है, वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी का पूरी जो क्लासेस हैं वो हमने ऑनलाइन क्लास में अपलोड कर रखी है, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसको पूरा अगर डिटेल में समझना है तो आप हमारी ऑनलाइन कोर्स को पूरे अच्छे से देखें, जहाँ एना फिजियो के साथ उसकी सारी ब्रांचेस को हमने बता रखा है, उसके क्लिनिकल एप्लीकेशन भी बता रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये नन ऑफ अबोव जिन्होंने करेक्ट किया है वो लोग सही हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से राइट और लेफ्ट कोरोनरी जो आर्टरी होती है वो फर्स्ट ब्रांच होती है, कहाँ से निकलती है, आयोटा से। अगर यही चीज़ मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आर्क ऑफ आयोटा लिखा होता, अराइज फ्रॉम आर्क ऑफ आयोटा, तो यहाँ पे लोग बग ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी को फर्स्ट मानते। क्लियर, होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आई थिंक लास्ट स्लाइड, ठीक है, लास्ट स्लाइड